हम लोगों के सामने बात रख रहे थे कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन है। कोई 25 साल का लड़का बैठा हो, 25 साल का लड़का, आ जाओ जरा। 25 साल का, 25 साल का, जिसकी उम्र 25 साल, आ जाओ जरा। 30 का है, 25 का, 24 बोल रहे हैं, 25 भी नहीं हुए। तालियां बजाओ जरा जोर से। इस उम्र में बिरसा मुंडा जी आज से 146 साल पहले इस देश में ऐसा कुछ कर गए जिसका नाम लेके, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, इस प्रदेश की और इस देश की सरकार सत सत बार बार नमन कर रही है। तो हमको चिंतन करना है, जो युवा साथी उनको, कि 25 साल की उम्र में जब हम कौन कौन से काम में लगे रहते हैं, उस काम में बिरसा जी ने ऐसा क्या कर गए जो देश के पूरे लोग आज उनका नाम याद कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। तो यहाँ आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर इस चौराहे में, बाजना के मेन चौराहे पे बिरसा जी की मूर्ति की स्थापना करने वाले पूरे टीम के साथियों के लिए जोरदार स्वागत, अभिनंदन कीजिए। आप सोचिए, आप जब काम करते हो ना, आप काम करते हैं और 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्या अपेक्षा रखते हैं कि समाज से मुझे इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। 6 साल लगे। ये जयंती कौन सी मना रहे हम? 146। 15 नवंबर और 1875 में जन्म हुआ और 146 साल यहाँ आते आते बिरसा जी को लग गए। कितने? 146। और हम परिणाम कितने साल में मांगते हैं? 3 साल, 4 साल में। तो ये एक बिरसा के तत्व को हमको समझने की जरूरत है। आप यदि सत्य की राह पे चलते हैं, आप यदि जनता की बात करते हैं, आप यदि गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, आप यदि मजदूर किसान की बात करते हैं, तब उसका महत्व आज नहीं तो कल, जैसे बिरसा जी का 1.5 सदी के बाद में पूरे देश को याद करना पड़ा है बिरसा जी के मंत्र को। तो ऐसी सोच के साथ में जब हम काम करने के लिए लोगों के बीच में निकलते हैं तो लोगों की लाइन लगती है। बिरसा जी भी कभी ऐसे अकेले ही निकले थे, जैसे आप लोग एक दो लोग गांव जाके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बिरसा जी आज से 150 साल पहले निकले थे और उसका परिणाम हम लोगों को आज देखने को मिल रहा है। तो जो युवा साथी हैं, विशेष करके मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ काफी युवा लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमें सिर्फ बिरसा जी की जय नहीं बोलना है, हमें बिरसा के तत्वों को समझना है, बिरसा के कर्मों को समझना है, बिरसा के विचारों को समझना है। और आज यदि हम 147वीं जयंती मना रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि, सत्य नमन तभी होगा जब हम उनके विचारों को अपने अंदर लाएंगे, उनके कर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और उनके बताए हुए मार्गों पे आगे चलने का प्रयास करेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक राह दिखाएंगे, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ जय जय बिरसा करने से नहीं होने वाली है। तो जो यूथ साथी है, परिवर्तन, अभी भोर दादा बात कर रहे थे, परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब होता है जब व्यवहार में आपके विचारधारा, आपके व्यवहार में समाज की विचारधारा आती है। अभी आप सिर्फ बात कर रहे हो, व्यवहार में विचारधारा नहीं आई है। जिस आदिवासियत की हम बात करते हैं वो आपके व्यवहार में बिल्कुल नहीं है।
आप लोगों में बोल सकते हो, लेकिन घरों में जाके हम देखते हैं तो असलियत सबको पता चल जाती है। हम अपनी माता को, बहन को, घर के बच्चों को, पिता को नहीं मना पाते हैं। यदि आदिवासियत की बात करते हैं तो लंबा डगर तय करना हमको। यहां पर मैं बिरसा का एक जो वाकया है वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। बिरसा जी को सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो उनके मूल तत्वों को पढ़ने की बात है, उसको समझने की बात है, जैसे मैंने बोला ना, लंबी दूरी तय करने की जरूरत है। तो बिरसा जी जेल में थे, आप लोगों को मालूम है, जेल में थे और उनको जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा था। डॉक्टर, हमारे बीच में कई डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर लोगों का जीवन बचाने वाला होता है, लोगों को मारने वाला नहीं होता है। लेकिन उस समय जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन डॉक्टर के द्वारा बिरसा जी को जहर का इंजेक्शन दिया गया था। जब बिरसा जी को इंजेक्शन दिया जा रहा था, बिरसा जी चुप थे, बिरसा जी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। तो बिरसा जी समझ गए थे कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन नहीं बोले। डॉक्टर से पूछा कि आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा, जो मैं नहीं चाहता वो मुझे करना पड़ रहा है। जब सच्चाई के राह पे चलते हैं तो ये सब चीजें निकल के आती हैं। फिर बिरसा जी से पूछा गया कि आप कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहने वाले, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो समझने की बात है, उनने डॉक्टर को इशारा किया, पास वाले लोगों को इशारा किया, चद्दर उठा के लाइए और मुझे ढक दीजिए, मेरा शरीर पूरा ढक दीजिए। वो चद्दर से पूरा शरीर ढक दिया गया। तब बिरसा जी ने कहा, क्या कहा बिरसा जी ने कि पैर में से चद्दर को ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा पैर खुले रहना चाहिए। तो पूछा कि बिरसा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बिरसा जी ने कहा कि अभी जितना काम हुआ है मेरे समाज के लिए वो बिल्कुल नाकाफी है। तो लोग जब मेरा दर्शन करने के लिए आए, अंतिम दर्शन करने के लिए आए, तो उनको ये संदेश जाना चाहिए कि मेरे समाज को अभी बहुत दूर चलना है। ये संदेश मेरे समाज को जाना चाहिए। तो ये तर बिरसा जी के तत्व थे। जो 18 साल का, ये 24 साल का लड़का मैं यहाँ बुलाया था ना, 24 साल के लड़के में वो भावना आना चाहिए कि मेरे समाज के लिए मुझे अभी बहुत चलना है। ये छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे लालच, ये चुनाव, ये एक तरफ और मेरा समाज दूसरी तरफ, ये फैसला मेरे यूथ को करना है। तब जाके हम समाज की बात कर पाएंगे, तब जाके हम समाज को संगठित कर पाएंगे। बिरसा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। बिरसा जी ने जीवन में जो कार्य किए उसको समझने की जरूरत है। बिरसा जी, आज हम जो व्यवस्था उसके खिलाफ लड़ पाते हैं क्या? यहाँ कई सारे लोग नौकरी पेशे वाले बैठे हुए हैं। यदि वो समाज और लोकतंत्र की बात करने के लिए निकलते हैं तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भली भांति आप लोग जानते हैं। व्यवस्था में सरकार किसी की भी हो सकती है, वो बीजेपी की भी हो सकती, कांग्रेस की भी हो सकती, आने वाले समय में दूसरी पार्टी की भी हो सकती है। लेकिन जब हम समाज का काम करने के लिए निकलते हैं तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की स्थिति में यह हालत है। जब देश गुलाम था, आप कल्पना कीजिए उस समय क्या हालात रहा होगा जब बिरसा जी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो धर्म के खिलाफ लड़ रहे थे, वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण के लिए लड़ रहे थे, और वो जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और गरीब को न्याय मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उसके बावजूद भी बिरसा जी ने लड़ाई लड़ी और 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, और शहादत के बाद भी
हम बिरसा जी की बात कर रहे हैं। बिरसा जी मरे नहीं, बिरसा जी आज भी जिंदा है। बिरसा जी का पुतला खड़े किया है, लेकिन बिरसा जी के विचार मेरी वाणी आपकी वाणी से निकल रही है। बिरसा का एक अमरत्व है। तो ऐसी चुनौती भरी मार्ग में बिरसा ने कौन कौन से रास्ते अपनाए, कौन कौन से ऐसे सूत्र अपनाए, उस पर हमको चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अभी हम लोग सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। खेती वाला खेती करता है, मजदूरी वाला मजदूरी करता है, बिजनेस वाला बिजनेस करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, नेतागिरी करने वाला नेतागिरी करता है। वो नेतागिरी खत्म हो गई है देश में। जिस नेतागिरी, बिरसा भी नेता थे हमारे, वो नेतागिरी इस देश में बल्कि दुनिया में खत्म हो चुकी है। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं और 2 घंटे के लिए या हफ्ते में 1 दिन के लिए निकलते हैं और बोलते हैं मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूं। बिरसा जी को पढ़ा आपने? भूखा हो प्यासा हो, बदन पे कपड़ा हो या ना हो, राह मिले ना मिले, निकल पड़े तो निकल पड़े, तब रास्ते तय होते हैं। ऐसे रास्ते बिल्कुल तय नहीं होते हैं। तो बिरसा जी जब निकल जाते थे, कौन सी दिशा में जा रहे दिशा तय कर लेते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। वो बिरसा जी थे। तब जाके आज हम 147 साल में बाद में भी बिरसा जी के विचारों को याद कर रहे थे। तो बिरसा जी ऐसे क्या करते थे जिसके बदौलत बिरसा का आंदोलन सफल हुआ, उसको हमको समझने की जरूरत है। और बिरसा जी को 25 साल की उम्र में क्यों मरना पड़ा, उसको भी हमको समझने की जरूरत है। तो बिरसा जी समूह चिंतन वादी थे। बिरसा जी सामूहिकता में विश्वास करते थे। क्या आज हम सामूहिकता में विश्वास कर रहे हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो एक जैसी सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना, और एक जैसे सोच वाले लोगों की जब हम इकट्ठा करते हैं तो धीरे धीरे एकता बनती है, और उस एकता में से एक विचार चलते हैं, और उस विचार से विचारधारा चलती है। फिर आप रहे या न रहे, वो विचारधारा हमेशा चलती रहती है। तो बिरसा जी समूह में काम करना पसंद करते थे, इसलिए वो गांव-गांव जाते थे। अभी मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे बाजना के इलाके के गांव में, हर गांव में गया हुआ ऐसा कोई कार्यकर्ता हो तो खड़ा हो जाइए। बाजना इलाके के जितने भी गांव हैं, उसमें हर गांव में गया हो ऐसा कोई कार्यकर्ता हो तो खड़ा हो जाइए। एक हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है? ये दादा खड़े कर रहे हैं, तालियां बजाओ जोरदार इनके लिए। जब गांव-गांव जाते हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जाते हैं, दर-दर जाते हैं, मकान-मकान जाते हैं, व्यक्ति-व्यक्ति जाते हैं, तब लोगों की पहचान होती है। ऐसे थोड़ी मंच पे खड़े हो गए, भाषण दे दिए और हम आपके बाजना इलाके की बात करने लग जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नहीं, तो तब सामाजिक चिंतन होता, तब सामाजिक कार्य होता है। और जब आप निकलते हैं, आपके लोगों को दुख और दर्द दोनों को समझना होता है, लोगों के खुशियों को भी समझना होता है। जब आप दोनों चीजों को समझ जाते हैं, तब लोग आपके पीछे आना चालू होते हैं। जब आप आवाज लगाते हैं तो आपकी आवाज की गूंज, बोलते हैं आवाज यहाँ लगाई और उसकी प्रतिकार कहाँ आया, उसकी प्रतिध्वनि समझते हैं ना। एक बंद कमरे में जाके जोर से आवाज लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद में फिर आवाज आती है, या खाई में जाके जोर से आवाज लगाते फिर थोड़ी देर बाद में आवाज आती है ना, इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जब आपने बाजना में आवाज लगाई और रांची से उसकी प्रतिध्वनि आना चाहिए, वो कब होगा? जब हमारा रांची के साथियों से जुड़ाव होगा, तब होगा। आपने बाजना में आवाज लगाई और बांसवाड़ा के मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो गांव है, वहां से आवाज वापस आना चाहिए। कब आएगी? जब आपकी पहुंच पकड़ वहां तक होगी, जब आपकी आवाज को वहां तक सुना जाएगा, तब होगा। तो जो यूथ है, मैं यूथ के लिए बात कर रहा हूं। हमारे बुजुर्ग साथी जो हाथ ऊंचे किए कि हर गांव में हम गए हैं, वो तो महान व्यक्ति है, लेकिन आपको अभी हर गांव में जाना बाकी है। तो बिरसा जी गांव-गांव घूमते थे, लोगों के दुख दर्दों को समझते थे और उनकी समस्या का इलाज चमत्कारिक रूप से करते थे। क्या लोगों की समस्या का निवारण करने के पास में, आपके पास में ऐसा कोई रास्ता है? यदि रास्ता है तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, यदि रास्ता नहीं है तो एक गया चल अब तुमको भी देख लेते, ऐसा ही चलेगा।
लोग बोलते हैं ना कि स्थायित्व नहीं आता है, तो स्थायित्व तब आता है जब आप समस्या का निवारण करने की क्षमता रखते हो, वो भी चमत्कारिक रूप से। बिरसा जी एक चमत्कारिक पुरस्कार था। हमारे इलाके में बड़वा बोलते हैं, आपके इलाके में पता नहीं क्या बोलते हैं, भोपा। बिरसा जी भोपा थे। व्यक्ति भोपा कब बनता है? भोपा तब बनता है जब वो अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी रखता हो। अभी भंवर दादा कह रहे थे आपके खतरीस को पहले नंबर पे रखना पड़ेगा, पूर्वजों को पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। तो आपके खतरीस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आपके इलाके के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आपके इलाके के अध्यात्म और दर्शन को समझना चाहिए, तब जाके अंदर का अध्यात्म जगता है और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। और जो जंगल की जड़ी बूटी है जब आप देते हैं उसको तो पूरी समझ के साथ में देते हैं और वो उनको लागू होती है, तो लोग जुड़ते हैं। अभी तो हम हाथ पकड़े, डॉक्टर पहचान सकता, लेकिन अभी हमारा अध्यात्म, हमारा भोपा खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हम हमारे पूर्वजों को भूल गए हैं, हमारे आसपास के इलाकों को भूल गए हैं, तो वो चीज हमें नहीं बची है। तो बिरसा जैसा यदि बनना है तो फिर से भोपा बनना पड़ेगा। दूसरी बात, बिरसा जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। किससे? अंग्रेजों से। हम आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो जब दुश्मन से लड़ना होता है, वो तीर कमान वाली लड़ाई नहीं है। अभी कौन सी लड़ाई है? बुद्धि की लड़ाई है और कलम की लड़ाई है। तो जब यदि किसी से भी लड़ाई लड़ना है तो दुश्मन की ताकत का अंदाजा आपको होना चाहिए। ये बिरसा के आंदोलन के तत्व है। तो बिरसा जी जब जेल में बंद कर दिया तो चूंकि बिरसा जी तो चमत्कारिक पुरुष थे और पूरे इलाके के नेता थे, जब जेल में बंद कर दिया तो जेल पे हमला हुआ था और 2 पुलिस वाले मारे गए थे और उसमें गया मुंडा पकड़ा गया था, वो भी जेल में डाले गए। तो बिरसा जी की चर्चा चल रही थी कि हिंसा का जो मार्ग है वो ठीक नहीं है। बिरसा की बात करते ना हम लोग, तो बिरसा के तत्व को समझना होगा। हिंसा का मार्ग है वो ठीक नहीं है। यदि मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो मार देना, काट देना, बंदूक चला देना, गोली चला देना, तलवार चला देना, लाठी चला देना, ये मार्ग आंदोलन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। हमको खुद को भी दुख में डालना है, हमारे परिवार को भी दुख में डालना है और आंदोलन को पीछे ले जाना है। ये बिरसा जी के आंदोलन के तत्व है। तो बिरसा ने कहा था कि आंदोलन चलाने के लिए हिंसा का मार्ग हमको नहीं अपनाना है। ये बिरसा के आंदोलन के तत्व है, हम इसको समझने की जरूरत है। तब बिरसा जी ने कहा कि हम लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो लोगों को वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। उनकी मानसिक क्षमता, उनकी पढ़ने की, लिखने की, समझने की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो ये बिरसा जी के आंदोलन के तत्वों को हमको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। फिर आगे जब हम चलते हैं, बिरसा जी हेलो, 1 घंटे का और कार्यक्रम रहा है, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। वक्ता जी हमारे उद्बोधन दे रहे हैं, सामाजिक उद्बोधन। 22 या 23 ऐसे वक्ता हमारे रहे हैं वरिष्ठ, जिनका अभी हमें उद्बोधन सुनना है, तो शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। तो मैं बिरसा जी की बात बता रहा था, हम बात करते ना बिरसा जी की, तो बिरसा जी को जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तब तक हम किसी परिवर्तन की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्योंकि जैसे 22-23 वक्ताओं की लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अपनी बात को मैं संक्षिप्त करता हूं। और आखिर हमको करना क्या है, ये तो मैंने बिरसा की बात बताई। हमारे पुरखे आदिवासी समाज के आंदोलन को यहां तक खींच के लाए कि आदिवासियों में गरीबी है, आदिवासियों में अशिक्षा है, आदिवासियों में कुप्रथा है, आदिवासियों के अधिकार नहीं मिल रहे, आदिवासियों के हक नहीं मिल रहे, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। सब बोल बोल के हम आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन अब यदि इतनी ही बात करते रहेंगे तो आदिवासी इकट्ठा नहीं रह सकता है। अब हमको सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर मेरी बात युवाओं की तरफ आएगी कि आखिर हमको करना क्या है। समाज का स्वावलंबन समझते हैं ना, दूसरे की गुलामी नहीं करना,
हर चीज हम खुद ही बना ले। हमारे खाने पीने चीजें से लेकर पहनने ओढ़ने की चीजें तक हम खुद ही बनाएं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हम स्वयं करें, फिर हमारे निर्णय हम स्वयं ले। इसको बोलते हैं हम स्वावलंबन। तो हमारे इलाके में ज्यादा खेती कितनी होगी भगोरा साहब? एक व्यक्ति के नाम पे खेती कितनी होगी इस इलाके में? ज्यादा में ज्यादा 7-8 बीघा। मैं तो मानता हूं 5 बीघा। 5 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास में नहीं है। और जाता है, महाराष्ट्र जाता है। ये हम तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है। तो यहाँ का व्यक्ति यहाँ कैसे रहे, उनके आजीविका का साधन यहाँ कैसे हम बना सकते हैं, ये हमारे युवाओं को सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए हमको जो हमारी चीजें हैं, अपने इलाके की चीजें हैं, अभी हम सीधे मार्केट में बेच देते हैं। आपके इलाके की जितनी भी फसल हैं, उन फसलों को सीधे मार्केट में ले जाके बेच रहे हो। क्या आटे का बिस्किट आप नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना। दाल तुअर यदि उगाते हैं, उड़द यदि उगाते हैं, तो उसकी दाल आप नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं। तो आपको जितनी भी प्रोडक्ट है आपके कच्चे, प्रोसेस करके मार्केट में लाने, खत्म कर रहा हूं मैं, समझ गया, प्रोसेस करके मार्केट में लाने के बाद आपको करना होगा। अभी आप यहाँ मंच पे हमारा साथी कह रहा था कि एजुकेशन में आपका स्थान खत्म करने जा रहे हैं। आपने अपने इंस्टीट्यूट कितने खड़े किए? यदि स्कूलें बंद हो जाती, हॉस्टल बंद हो जाते, कॉलेज बंद हो जाते, आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलता, तो आपके कितने इंस्टीट्यूट हैं? ये आपको सोचना है युद्ध साथियों को। और ये जो दुकानें लगी हैं, बाजना में जितनी दुकानें हैं, उसमें से आदिवासियों की कितनी दुकान है? हमारी दुकानें नहीं हैं। तो दुकानें लगाने की भी जरूरत हमको है। तो मैं बहुत सारी बातें करने जैसी हैं, लेकिन फिर कभी समय मिलेगा तो मिल के बात करेंगे। लेकिन युवा साथी जैसे भंवर दादा कह रहे थे कि कड़वी गोली, मेरे ख्याल से मेरी गोली उससे भी कड़वी होगी। दादा जो शुरुआत कर रहे थे उससे भी कड़वी मेरी गोली होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो मंच है, ये माइक है, मुझे जबरदस्ती बुलाया जाता है, मुझे शौक नहीं है। इसके लिए काम करना छोड़ दीजिए और पद प्रतिष्ठा के लिए काम करना छोड़ दीजिए। समाज की बात कर रहा हूं। और पैसे के लिए काम करना छोड़ दीजिए। और जो थोड़े बहुत विधायक सांसद बन जाते हैं ना, उसके लिए भी काम करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सब से माला पहनना भी छोड़ दीजिए, जब आप इन सब से ऊपर उठ जाओगे, तो समाज आपके साथ में चलना चालू कर देगा। वो समझ जाएगा कि यही हमारा सच्चा नेता है। जब जिस दिन आप ये कर जाओगे, उस दिन आपके साथ में हुजूम होगा, भीड़ होगी और आपके विचारों की ताकत होगी। ये तो मोदी जी भोपाल में आए हैं, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आए हैं। आपके गांव-गांव में आ सकते हैं यदि आपके विचारों में ताकत होगी। मैं इतनी बात को कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। और भी साथियों को बात कहनी है, लेकिन मेरे साथ में नारे लगाएंगे। नारे की बुलंदी के साथ में हम समझेंगे कि हमारे विचारों के प्रतिकार क्या है, प्रतिध्वनि कितनी है। आदिवासी